Can we all have a welcoming applaud for Miss Arunima Sinha? Thank you, Dipti. Very good morning. Good morning. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सभी का। वैसे मैं काफ़ी देर से पीछे बैठ के आप सबको सुन रही थी और बहुत एनर्जेटिक और ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो कहते हैं ना कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जिस तरफ आप निकल जाए मतलब पूरी युवा निकल जाए तो फिर कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सबको मैं लिटरली बताऊं, मैं सुभाषिस सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है यहाँ पर। आप सभी का कहते हैं ना, जीवन में बिना किसी चैलेंज के मजा ही नहीं आता, जिंदगी जीने का मजा ही नहीं आता। आप सभी ने जिस तरीके से 4x एंड 4 का आपने जिस तरीके से सभी ने बहुत मेहनत से एक साथ काम किया है, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। लिटरली आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बिना आप सबके सहयोग के इतनी जो जबरदस्त आप सबका जो अचीवमेंट्स हैं ये पूरा ही नहीं होता। इसलिए हर किसी का मैं आप सबको धन्यवाद दूंगी कि आप सभी ने, कहते हैं एक अचीवर आप सब इसलिए यहाँ पर हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना? मुझे नहीं लगता। कहते हैं कि एक के बाद जब हम तैयार होते हैं तभी मजा सी आती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, आपने कुछ तो वीडियो में सुना है, कुछ में शायद अपने हो सकता है सुना हो या फिर नहीं सुना हो आगे की बातें, कि 2011 में मुझे चलती ट्रेन से कुछ बदमाशों ने उठाकर बाहर फेंक दिया था सिर्फ एक गोल्ड चैन के लिए। मेरे गले में गोल्ड चैन थी। 4-5 लोग ट्रेन में घुसे हैं। मैं लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। 4-5 लोग ट्रेन में घुसे हैं और जो भी पैसेंजर से ज्वेलरी जो भी चीज़ें थी वो छीनने की कोशिश की। जब मैंने मना किया है, मैं एक स्पोर्ट्स में 7 टाइम वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर रह चुकी थी। जब मैंने मना किया, मुझे ऐसे उठाकर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। दुर्भाग्य ये था उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ रही थी। मैंने गेट के हैंडल होता है उसको पकड़ने की कोशिश तो की थी, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाई। जब मेरा इतना पार्ट बाहर था, मुझे सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन से एक लाइट दिखाई दे रही थी और कुछ नहीं, पूरा अंधेरा। थोड़ी देर बाद मैं नीचे थी। इंजन निकल चुका था ट्रेन की। डिब्बों में मैं पिंग पोंग होकर टकरा के फिर मैं नीचे गिरी थी। इतना ही नहीं, जब ट्रेन निकल गई मैंने ऐसे हाथ रख के उठने की कोशिश की कि मैं उठ जाऊं और मैं चल सकूं। मैं उठ नहीं पा रही थी। जब मुझे लगा मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ, जब मैंने थाई को उठा करके देखा तो मेरा पैर कट के जीन्स में लटक रहा था और ब्लड फोर्सफुली निकल मेरे दूसरे राइट लेग की हड्डियां टूट टूट के जीन्स के बाहर आ गई थी। पूरी रात उसी ट्रैक पे मैं चिल्लाती रही, कोई बचा ले, लेकिन शायद कोई था ही नहीं, कोई नहीं आया। इतना ही नहीं, आपने ट्रैक पे छोटे छोटे पत्थर देखे होंगे, उन पत्थरों को मैंने ऐसे हाथों में पकड़ा था और ऐसे पेट के बल में लेट गई थी। अगर मैं दोबारा मूव करती तो एक बार फिर से ट्रेन मेरे ऊपर से निकल जाती। इतना ही नहीं, जब ऐसे सर मेरा ऐसे वाइब्रेशन मुझे सुनाई देती, लगातार ट्रेन निकलती थी, मेरे बगल से एकदम निकलती थी और चूहे होते मूवमेंट मेरे पैरों को कुतर रहे थे। मैं बेबस लाचार उस ट्रैक पे थी कि शायद कोई बचा ले। मेरे एल्बोज दोनों टूट चुके, कॉलर बोन टूट चुकी थी, सिर में बहुत सारी चोटें थी। जब सुबह हुआ, गांव वालों ने मुझे देखा, उठाकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली उत्तर प्रदेश मुझे ले जाके एडमिट किया। वहाँ CMS फार्मासिस्ट डॉक्टर आपस में बातें कर रहे हैं, हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, हम इसका इलाज शुरू कहाँ से करें। मुझे ऐसे नीचे रख दिया गया था ज़मीन पे और आपस में बातें कर रहे हैं। मुझे सुनाई सब कुछ दे रहा था, दिखाई मुझे नहीं दे रहा था। मैंने सिर्फ इतना बोला कि अभी तो आप मेरा पैर काटेंगे बिना एनेस्थीसिया ही काट दीजिए, क्योंकि उनके पास एनेस्थीसिया ही नहीं था। बिना एनेस्थीसिया काट दीजिए, क्योंकि वो जो पेन पहले से ही हो रहा था वो शायद उससे ज़्यादा नहीं होता जो नेक्स्ट वाला जो होने वाला था। मैंने बोला ठीक है, मेरा पैर बिना एनेस्थीसिया काट दीजिए। बहुत कम सुनने को मिलता है एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट अपना ब्लड देके किसी पेशेंट को बचाए।
उन्होंने अपना जो भी उनके पास प्राइमरी ट्रीटमेंट था उन्होंने शुरू किया। उसके बाद वहाँ के फार्मासिस्ट थे, 1 यूनिट ब्लड दिया और मेरा पैर बिना एनेस्थीसिया काट दिया गया था। जब बात मीडिया में आई कि अरुणिमा नेशनल प्लेयर है, मुझे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ शिफ्ट किया गया, फिर वहाँ से नई दिल्ली एम्स ट्रॉमा सेंटर। अभी तक क्या था, बहुत सारे लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं, फिर वो खड़ा होता है और करता है, फिर चीज़ें जो भी करना हो तो करता है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल एम्स से शुरू हुआ है, क्योंकि मुझ जैसे बहुतों का पैर कटता है, ऐसा नहीं है कुछ नया है। जब मैं एम्स में थी 20 से 25 दिन बाद जब डॉक्टर ने बुलेटिन जारी किया, वहाँ के निदेशक ने बुलेटिन जारी किया कि हाँ अरुणिमा ठीक है, बातचीत कर सकती है, तो बातचीत का तो पता नहीं था। मेरे ही वार्ड में, कॉमनवेल्थ वार्ड है, उस वार्ड में टीवी लगी होती थी, उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ मेरी फ़ोटो आती थी, बहुत सारी बैंडेज लगी हुई फ़ोटो आती थी, नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ लिख करके आता था। अब मैंने प्रिंट न्यूज़पेपर भी मंगाना शुरू किया और खुश भी मैं होती थी जब वो फोटोज़ देख के अपना बड़े बड़े पूरा पेपर में, और नीचे जब कंटेंट नीचे में पढ़ती थी उसमें लिखा हुआ था अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, टीटी आने पर अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। इतना ही नहीं, जब नेक्स्ट डे मैंने पेपर पढ़ा था उसमें नीचे लिखा हुआ था कि अरुणिमा सुसाइड के लिए गई थी। कैन यू इमेजिन, जिस इंसान का शरीर का एक अंग कट चुका, पूरी जिंदगी का पता नहीं व्हील चेयर या बेड से कभी उठ भी पाएगा कि नहीं। मैं बेड से उठ नहीं सकती थी, मेरे स्पाइन में 3 फ्रैक्चर थे, मैं उठ नहीं सकती थी। 22-23 साल की उम्र तक मैंने अपने जीवन के सारे काम खुद किए हों, और अचानक से आपके शरीर का एक अंग कट जाए और मोशन वगैरह सब कुछ पॉट में आ जाए, कैसा लगता है? मतलब वो मनोदशा, सिर्फ मैं समझाने की कोशिश करूं, वो मनोदशा क्या थी। ऊपर से पूरी कंट्रोवर्सी आपके प्रति बाहर हो रही है, हर कोई अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा था कि मतलब सामने वाले की गलती, उनकी कुछ कोई गलती ही नहीं थी। खैर, हॉस्पिटल के बेड से मैंने मतलब खुद को प्रूफ करने की कोशिश की, भाई मेरे पास टिकट था, मैं सुसाइड के लिए नहीं गई थी, लेकिन सिस्टम से लड़ना इतना आसान नहीं था उस समय। तब मैंने तय किया हॉस्पिटल के बेड से लाइफ का सबसे टफ गेम माउंटेनिंग, और हॉस्पिटल के बेड से तय किया था कि मुझे माउंटेनिंग करनी है, एवरेस्ट क्लाइंब करना है। और इतना ही नहीं, लोग जब मैंने बोलना शुरू किया कि हाँ मुझे करना है, बताया किसी को, तो लोग बोलते थे पागल है क्या। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब जब किसी ने भी अगर इस तरीके की सोचा है, कुछ अलग लीक से हटकर करने की कोशिश की है, लोग उसको पागल ही बोलते हैं। और ये सच है भाई, और पागल तो इतिहास बनाते, बाकी समझदार लोग तो सोचते ही रह जाते हैं। तो इसलिए हमेशा इसमें कोई अलग से बात ही नहीं, हमेशा पागलपन की हद तक जाकर ही काम हो पाता है। खैर, अब तब मुझे एक स्पॉन्सर मिलना और एक टीम पूरी ऐसी हो जो मेरे लिए काम कर सके। मैंने डोर टू डोर जब स्पॉन्सर की बात की थी, फ्रंट से लोगों ने बोला अरुणिमा माउंटेनिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पैर, वही तेरे पास नहीं है। हर किसी ने मना कर दिया, लेकिन मेरा माइंड इस तरीके से अपने आप को समझा चुका था, मतलब एक्सेप्ट कर चुका था कि अगर 10 कहते हैं ना ऊपर वाला 10 कदम चलने हैं, पूरी ईमानदारी के साथ 1 कदम तू आगे बढ़ा दे, 9 तो ऊपर वाला पार करा देता है। मेरे साथ तो हमेशा ऊपर वाला खड़ा रहा। खैर, जब मैंने स्पॉन्सर की कोई नहीं दे रहा था उस समय, फिर बछेंद्री मैम से मैं जब हॉस्पिटल के बेड से निकलते ही लोग क्या सोचते हैं, अपने घर जाना, जीवन यापन, मतलब जीवन जिंदगी कैसे जीनी है, यही सोचते हैं। बिल्कुल मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं थी। हॉस्पिटल से निकलते मैंने बछेंद्री मैम के पास में गई हूँ झारखंड, और जब उनके ऑफिस की सीढ़ियाँ मैं चढ़ रही थी, आर्टिफिशियल सीढ़ियाँ बनी थी ऐसी, उनके ऑफिस की सीढ़ियाँ जब मैं चढ़ रही थी, मेरे पैरों से मेरा प्रोस्थेटिक लेग लग गया था, लेकिन जब मैं अपनी बॉडी का वेट अपने प्रोस्थेटिक पे लेती थी तो स्टंप से ब्लड आ जाता था। मेरे राइट लेग की हड्डियाँ जीन्स के जो टूट टूट के बाहर आ गई थी, पूरा ऑपरेटेड था, स्टिचेस लगी थी उस पर। हर कोई कहता था कि अरुणिमा क्यों। जब मैं बछेंद्री मैम से मिली तो बाहर ही आ गई वो, और हॉस्पिटल ऑफिस से बाहर ही आ गई, और मेरे कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने बोला अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे ध्रुव पहाड़ के बारे में सोचा, तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए है। फिर भी ऐसे कंधे पे हाथ रख के सिर्फ बोल रही हूँ, अरुणिमा मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, सुबह सोचते हैं शाम तक खत्म हो जाता है, देखते तू कितनी देर तक रुकती है।
शायद बहुतों के साथ ऐसा होता है कि होता क्या, हम सुबह उठते हैं और मतलब डेली शाम को सोच के ये सोते हैं कि सुबह उठेंगे और 5 बजे निश्चित तौर पे अब तो मतलब अपने आप को मेंटेन कर ही लेंगे हम। मैं बहुत बहुत छोटी बात कह रही हूँ कि मतलब, लेकिन जैसे ही 5 बजता या 4 बजता, जो भी आप पर्टिकुलर टाइम रखते हैं, और जब अलार्म बजता है तो आप बंद करते हो, फिर सो जाते हैं। सबके साथ, मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर से चीज़ें नहीं आती हैं। जिस दिन वो चीज़ें अंदर से आना शुरू हो गए, आपको कोई रोक नहीं सकता। बिछेंद्री मैम को मैंने सिर्फ इतना बोला, मैम मुझे मौका दीजिए। और जब मैं माउंटेन में गई हूँ, कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है, लिटरली बहुत फ़र्क होता है। जब मैं माउंटेन पहुँची हूँ, ऐसे रोड हेड था, नीचे गंगा के किनारे हमारा बेस कैंप होता था। जब मैं वहाँ पहुँची हूँ, हर कोई मुझे जब अजूबे की नज़र से मुझे देख रहा था। जो नॉर्मल लोग थे, रोड से बेस कैंप भाग के 1 से 2 मिनट में जाते थे, मुझे 3-3 4-4 घंटे लगते थे बेस कैंप पहुँचने में। बॉडी का वेट मैं नहीं उठा सकती थी अपने पैरों पे, 30 से 35 केजी का बैकपैक मैं कैसे उठाती। हर कोई मुझे बोलता था कि ये नहीं हो सकता। मतलब जो ही देखता था पहले ही अपनी चीज़ें बता देता था। सूर्या टॉप करके एक छोटा सा पीक होता था उत्तराखंड में, जो नॉर्मल लोग होते थे जाते थे और सबमिट करके वापस आ जाते थे। मैंने जब से, मैं आपको बता, स्टार्ट किया मैंने कभी भी उस पीक को सबमिट ही नहीं कर पाई स्टार्टिंग में। मैं जब भी जाती, कभी टाइम ओवर, हर चीज़ का अपनी टाइमिंग। अगर आप सोचे कि कर भी लिया, अगर आपने टाइम में नहीं किया तो भी ख़त्म, कुछ नहीं, उसका फ़ायदा ही नहीं है। सेम मेरे साथ होता था। जब मैं चलती तो कभी वेदर ख़राब, कभी बहुत ज़्यादा विंड चल रही, स्नोफॉल हो रहा है, मतलब, और मेरे पैरों से ब्लड आ रहा है, तो जो भी मेरे इंस्ट्रक्टर रहते थे बोलते, अरुणिमा तू फिट नहीं है, तू चल। मैं वापस चली आती थी, लेकिन मैं किसको बोलूँ, वहाँ कोई नहीं था मेरे आसपास, मैं किसको, क्योंकि सब कहते हैं ना, मैं इस आपके इस प्लेटफॉर्म पे आकर के मैं चाहे जितना आप सबको मोटिवेट करूँ, या फिर शायद आप सभी ने बहुत बड़े बड़े स्पीकर को सुना होगा, लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? हम खुद, हमारी अंतरात्मा। जिस दिन भी किसी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जागती, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं वापस आती बेस कैंप में, टेंट के अंदर जाती, मैं वहाँ किसी से नहीं कह सकती थी, मैं खुद को बोलती, अरुणिमा दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक तेरे दिमाग में है, और एक छोटा सा माउंटेन क्लाइम नहीं हो रहा है। कहते लाइफ की पुशिंग बाउंड्री, मैं खुद को पुश करती थी। और खुद को बोला कि ठीक है, 8 महीने हो गए थे मुझे ये करते करते, सिर्फ आधे रास्ते से सूर्या टॉप पहुँच ही नहीं पाई 8 महीने तक। सूर्या टॉप नेक्स्ट टाइम खुद को, जब मैं कैंप में टेंट में आई, टेंट के अंदर रोई और खुद को बोला कि करना है। रोने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा कमजोर में ही रोए, कभी कभी होता है ताकत भी देता है रोना, मेरे साथ है ऐसा। मैं खुद को बोला कि अरुणिमा तुझे उस पीक पे कल सबसे पहले पहुंचना है। शायद मैं ऐसे बोल रही हूँ, पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। बेस कैंप में मैं बताऊँ आपको, नेक्स्ट डे 3 बजे में, मॉर्निंग 3 बजे में स्टार्ट किया, और पूरा एकदम कपड़े वपड़े पहन के पूरा ड्रेसअप होके बाहर निकली बैकपैक के साथ। हर 10 दिन के बाद लोग बदल जाते थे। मुझे इसलिए भी लोग पागल बोलते थे कि जब से मैंने एवरेस्ट के बारे में सोचा है, और जब तक एवरेस्ट क्लाइम नहीं कर लिया था, मैं माउंटेन से नीचे नहीं उतरी थी। कितनी छुट्टियां आप लेते हैं अपने ऑफिस से, संडे, होली, दीपावली या फिर और जो भी फेस्टिवल्स, मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली थी, कुछ भी नहीं। मुझे पता ही नहीं था क्या बीच में ये सब चीज़ें भी होती हैं। उस समय सिर्फ एवरेस्ट तो सिर्फ एवरेस्ट। और खैर उस दिन जब मैं बाहर निकली और सबने जब मुझे देखा कि अरुणिमा आज तो सबसे पहले, अभी मैं उनको भी नहीं बोल रही हूँ, खुद से सोच रखा था कि करना है, और भागना शुरू किया है जब उन सब, क्योंकि अभी आधे रास्ते तो मुझे बहुत अच्छे से पता था कैसे इक्विपमेंट्स, रोप, सारी चीज़ें कैसे लगाते, वो सारी चीज़ें मुझे पता थी। भागना शुरू किया है और सबसे आगे अभी तक हूँ, और करीब 20 मिनट उस दिन मैं पहले पहुँची थी सूर्या टॉप पे। और ऐसे झुक के मैं आपको बताऊँ, आज भी मैं खुश होती हूँ जब मैं सोचती हूँ उन चीज़ों को। ऐसे झुक के मैं देख रही थी, तो जो नॉर्मल लोग थे ऐसे धीरे धीरे क्लाइम करके आ रहे थे, और मेरे पास जो भी बिस्किट और पॉलीथीन था, स्नोफॉल हो रहा था, और मैं इसे ढक के बैठी हुई थी और ऐसे झुक के देख रही थी। वो सारे लोग जब क्लाइम करके आए और मुझसे ये पूछा कि अरुणिमा खाती क्या हो,
हमारे सामने अपना प्रोस्थेटिक लेग पहना था, इतना अच्छा कैसे चल सकती है। मैंने उस पीक पे बैठे बैठे सिर्फ इतना बोला था, जो मेरा गोल है, मेरा पैशन है, मेरी ज़िंदगी मेरा जुनून है। कोई भी गोल जब आपका जुनून बनता है, जुनून आपसे वो करवाता है जो शायद हम खुद नहीं कर पाते हैं। कोई भी गोल जब आपकी, कहते हैं ना कि आपका पैशन अगर होता है ना, तो आपको ऐसा नहीं कि मतलब थोप दिया है, ऐसे रख दिया है आपके ऊपर और आप बस चल रहे हो। मेरा तो जुनून भी था, मेरी ज़रूरत भी था। या तो मैं पूरे जीवन वो विकलांगता का माला अपने गले में पहन के घूमती रहती, वो लोग वो ऐसे कहते हैं ना दया दृष्टि वाला, वो दया दृष्टि चलता रहता, विमेन, उसके बाद दिव्यांग, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बैकअप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद मैं शब्द नहीं है मेरे पास उसके लिए। एनीवे, फाइनली मैं सूर्या टॉप पे थी, तब भी फिर भी लोगों को डाउट होता, फिर भी एवरेस्ट आसान नहीं था। फाइनली मुझे अगर कहूँ, मैं बात करूँ कि एवरेस्ट का पूरा स्पॉन्सर मुझे मिल चुका था। जब मैं एवरेस्ट के लिए निकली थी तो काठमांडू जब पहुँची हूँ तो इंडिया से 6 लोग थे और बछेंद्री मैम सी ऑफ करने के लिए गई थी। ब्रीफिंग होती है, ऐसे पूरी टीम रहती है, ब्रीफिंग होती है। तो हमारे ग्रुप के जो लीडर थे, शेरपा भी बोलते हैं और गाइड जिसको कहते हैं आप, वो शेरपा बोलते हैं माउंटेन में। उन्होंने जब मुझे देखा है, मेरा एक पैर रॉड जैसा है, दूसरा पैर के अंदर रॉड है, थाई पे और नी से नीचे रॉड है, ऊपर प्लेट है। उन्होंने स्टीचेस के निशान देखे और पैर देखा, प्रोस्थेटिक लेग देखा, बोला अरे ये माउंटेन में नहीं जा सकती, इसका तो लोहा ही क्रैक हो जाएगा और जो अंदर लोहा वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। मैं बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में बहुत सारे आ गए। बछेंद्री मैंने कहा तू चुप रहे, वो जाएगी, उसने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया है, तो बस साथ रहना, बाकी वो खुद कर लेगी। आप समझ रहे ना कि सामने आपका जो लीडर है कैसा है, वो बहुत डिपेंड करता है। उन्होंने, उनका ये बोलना था, वो मेरे लिए आदेश था कि वो किसी तरीके से बस करना ही करना है। और सच बताऊं, जब मैं पहली बार काठमांडू एवरेस्ट के लिए निकली थी तो सिर्फ मेरा सपना था, लेकिन बछेंद्री मैम ने निकलते निकलते ये बोला कि अरुणिमा, जब तू पहली बार मुझसे मिली थी तब वो तेरा सपना था, अभी तक वो तेरा सपना था, लेकिन आज तुझसे मैं कह रही हूँ कि ये फिर पूरे देश का सपना है। और आप समझे, कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वो पूरे देश का सपना है। इंडिया से 6 लोग थे। जब मैं निकली आगे रॉकी एरिया तक, रातों रात कहाँ पहुँच गए कुछ पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही कहते ग्रीन और आगे बढ़ना शुरू किया, ये स्लोप है, ग्रीन एकदम आइस ग्रीन और ब्लूइश हो जाती, हार्ड। ऐसे में पैर रखूं, मेरा पैर स्लिप हो जाए, ग्रिप नहीं बना पाता पैर। आप लोगों ने देखा होगा, एक लाइन से लोग जाते हैं उस पर, और अगर आप स्लो हैं, जिंदगी हो या लोग किसी का इंतजार नहीं करते कोई किसी का, आप रुक गए, किनारे होइए आप, मतलब ये चलता है। मैं रुक गया, मेरा पैर स्लिप हो रहा था, बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा थी। या अभी फाइनली लोगों ने कहा कि अरुणिमा, मतलब आउट ऑफ कंट्री के लोग रहते थे ज़्यादातर, उन्होंने बोला कि अरुणिमा आप किनारे हटिए, बाकी सबको जाने दीजिए। मैं किनारे हुई हूँ और मेरा पैर, अभी आइस वॉल है, ऐसे ऐसे आइस वॉल है, और इस आइस वॉल पे क्लाइंबिंग करनी थी। आपने देखा, स्पाइस शू देखे होंगे आप लोगों ने, उसमें छोटे छोटे कांटे होते, क्रैम्पॉन में सेम बड़े कांटे होते, टो पे और बूट के नीचे बड़े बड़े कांटे होते। जब मैं आइस वॉल पे ऐसे हिट करती थी, इतना पार्ट बर्फ में घुसता, उसी पे बॉडी का वेट लेके हम खड़े होते हैं। जब मैं अपने राइट लेग से हिट करूं, राइट मेरा पूरा प्लेट रॉड होने की वजह से पूरा ब्लू पड़ जाता था और स्वेल हो जाता था। और लेफ्ट से जब हिट करूं, लेफ्ट मेरा प्रोस्थेटिक है, हिट किया, जोर से ताकत लगा दी, टो मेरा हील पे चला जाता, हील मेरा टो पे आ जाता था। इमेजिन, पूरा पैर घूम जाता था। शेरपा मुझे बोलता, अरुणिमा ये क्या, तेरा पैर तो घूम के चलेगी कैसे? हम माउंटेनियर को हमेशा सिखाया जाता था कि अपनी ट्रेनिंग, अपने इक्विपमेंट्स खुद पर और सबसे ज़्यादा भरोसा ऊपर वाले पे रखो, जीत हमेशा आपकी होगी। मुझे पता था वो मेरा पैर है, जैसा मैं चाहूंगी वैसा चलेगा। जबकि वो एकदम बेसिक पैर था, जैसा कहते हैं आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर के आगे कुछ, कहते हैं ऊपर वाला भी आ जाता है। खैर, मेरा पैर घूम जाता था, रोप में एंकर रहे, मेरे पैर को फिर से सीधा करती और फिर हिट करती थी। जनरली जो नॉर्मल माउंटेनियर्स होते, एक बार हिट करते क्लाइंब करते ऊपर निकल जाते, तो मुझे 4-4, 5-5 बार हिट करना पड़ता। क्यों? क्योंकि बहुत ताकत ही नहीं लगती थी उससे।
फाइनली मैं कैंप 3 तक पहुंची हूँ। जब कैंप 3 ऐसे बड़ा सा थोड़ा सा है और मैं खुश थी कि एटलीस्ट कैंप 3 तक भी मैं पहुंच पाई हूँ, क्योंकि लोग कैंप 3 तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। मैं जब जगह जगह टेंटेस लगे हुए थे और मैं देख रही थी, और मैं कैंप 3 में हमारे ग्रुप से कुछ लोगों ने कहा, 2 लोगों ने कहा हम वापस जा रहे हैं, 6 थे 2 वापस जा रहे हैं। और कैंप 3 ऐसा है कि ऐसे स्लोपी है और उसको आइस को काट करके हम टेंट लगाते हैं। कमर से एक रोप हमेशा बंधी होती है। अगर आपने गलती कहते हैं ना, आप यहाँ जब आप गलतियाँ करते हैं क्या बोलते हैं, सॉरी गलती हो गई। माउंटेन में कोई सॉरी बोलने का चांस ही नहीं है। आपने गलती की, माउंटेन आपको सॉरी बोलेगा, सॉरी खत्म, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे टेंट लगाए रहते हैं, उसको टेंट के अंदर ही रोप कमर से बंधी होती है, और अगर वॉशरूम में जाना है आपको तो एक रोप कमर से बंधी होती है कैंप 3 पे, और वहाँ से ऑक्सीजन लगना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग नीचे से भी लगा लेते हैं, मैंने कैंप 3 से लगाया था। कैंप 3 से जब ऊपर की तरफ कैंप 4 के लिए बढ़ते हैं, पूरा का पूरा क्लाइंबिंग है। उस पर जब क्लाइंबिंग करते, 2 लोगों ने जब कहा वापस जा रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा, मैंने उनको समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अरुणिमा तेरा एक पैर नहीं है, दूसरा भी चला जाएगा तो कुछ नहीं है। आज तो मैं बहुत हंस के बता रही हूँ, उस समय मेरा दिल, मैं फिर वही रोना मेरा था। मैं टेंट के अंदर गई और रोई हूँ कि ऐसा क्यों बोलते हैं लोग। और मैंने हर स्टेप पे, जब मैंने रात को 1 बजे शुरू किया है, बड़े माउंटेन्स हमेशा रात में क्लाइंबिंग करते हैं, जब स्टार्ट किया मैंने हर स्टेप पे मैंने बोला, अरुणिमा जो तुझ में है वो इसमें नहीं है, इसलिए ये एवरेस्ट सबमिट किए बिना वापस जा रहा है। और वो स्टेप जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो करीब 30 सेकंड या फिर 1 मिनट में उठता है। रोप में होते हैं, कभी हम विंड इतनी तेज होती है, कभी इस तरफ हम टकराते हैं, कभी इस तरफ टकराते हैं, और लगातार उसी के बीच में आपको क्लाइंबिंग करनी है। और इतना भारी बैकपैक होता है और उसमें आपको क्लाइंबिंग करनी होती है। रात को 1 बजे मैंने स्टार्ट किया था, नेक्स्ट डे करीब 12 दिन में 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे के करीब मैं पहुंची हूँ कैंप 4 में। कैंप 4 एक स्टेप और मैं आगे बढ़ गई थी, खूब खुश थी। ऐसे ऑक्सीजन मास्क मैंने लगाया था, वहाँ ऑक्सीजन प्रॉपर लगा रहेगा, और जगह जगह टेंटेज लगे हुए थे, और बहुत एक्साइटमेंट था मुझे भी कि हो क्या रहा बाहर। बचेंद्री मैम का सख्त हिदायत था कि आप टेंट के अंदर नहीं रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को एक्लिमेटाइज करेंगे। कहा नहीं तो फिर ऐसे टेंट लगा हुआ था, मैं उत्सुकता बस जाके देख रही हो क्या रहा है। किसी को 4-5 शेरपा किसी को खींच के ऐसे बाहर निकाल रहे थे। मैं सोच रही हो क्या रहा है। जब मैंने देखा कैनेडियन लड़की जिस पोजीशन में वो टेंट के अंदर सोई थी, उसी पोजीशन में वो मर चुकी थी। उसकी डेड बॉडी ऐसे बाहर निकाल के रख दी। और इतना ही नहीं, कोई दूसरा मेन समिट से सबमिट करके आया था, और आते ही टेंट के अंदर वो सो गया था, उसके फेफड़े में पानी गया था और वो भी मर चुका था। दूसरी डेड बॉडीज ऐसे रखी थी। मैंने आपसे भी स्टार्टिंग में ही बोला था, माउंटेन हो या फिर शायद आपका बिजनेस हो या फिर कहीं पर भी, ये रुकता कभी नहीं है किसी के बिना। वो टेंट किसी और को चाहिए था ऐसा, और वो नीचे से और लोग जा रहे हैं, इतना कैरी कर पाना आसान नहीं होता है। वो खत्म, मतलब आप रुक गए, आपको हटा दिया जाएगा, दूसरा आएगा। और वो टेंट, और मेरे सामने वो डेड बॉडीज रखी हुई थी। शेरपास जब आपस में बातें कर रहे हैं तो मुझे समझ आया, जो गलतियां उन्होंने की है वो गलतियां मुझे नहीं दोहरानी है। नहीं तो शायद वो तो नॉर्मल थी, तो मेरे साथ क्या होगा। और वहाँ पे ऐसा नहीं था कि मैं डरी नहीं, मैं बहुत डर गई थी, लेकिन जो गलतियां की थी वो मैं दोहराने की उसमें नहीं थी। कैंप 4, ये कैंप 4 ये मेन समिट, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है करीब 3500 फीट, ये मेन समिट है। कैंप 4 से जो जनरली लोग रात में एकदम नाइट में 4 बजे दिन में ही निकली, बाकी मेरे ग्रुप के जो और लोग बचे थे वो सभी कैंप मुझसे पहले ही निकल गए, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि अरुणिमा सबमिट कर पाएगी। जब मैं और मेरा शेरपा मेन सबमिट के लिए निकले हैं, डे लाइट था तब तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही डार्क हुआ, मतलब अंधेरा हुआ, मेरी हेडलाइट थी ऐसे, जिधर ही मैं ऐसे हेडलाइट घुमा, ऐसे मैं सिर अपना घुमा रही थी, उधर ही मुझे डेड बॉडीज़ नज़र आ रही थी। 99 की डेड बॉडीज़ आज भी एवरेस्ट पे है। और जिस रोप में मैं हूँ बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि हम डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं।
जिस रोप में मैं हूँ, मतलब 10-10 लाख का इक्विपमेंट्स बॉडी पे है, लेकिन वो मर चुका है। मतलब हेलमेट, डाउन सूट, बूट, क्रैम्पोन, मतलब सारी चीज़ें 10-10 लाख के बहुत महंगे होते हैं, और ऐसे मर चुका है। उसके बाद डेड बॉडी सिंबल बन जाती है। और जिस रोप में मैं हूँ, उसी रोप में मैं आगे बढ़ रही हूँ। एक बांग्लादेशी, उनका ऐसे हाथ मूव कर आवाज़ आ रही थी मुझसे। मैं ब्लैंक हो गई हूँ। जब मैं वॉक करके उनके तक पहुंची, मैं एकदम ब्लैंक हो चुकी थी कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं वापस जाऊं। और सबसे बड़ी बात ये होती कि आप साइड से नहीं जा सकते, रिच है, आपको उसी से जाना होगा। उस रोप में वो एंकर है और ऐसे मूवमेंट है उसके हाथों में, और वो कर नहीं पा रहा कुछ। उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया और ऐसे रोप में ऐसे उलट गया था। मेरे शेरपा ने मुझसे पीछे से कहा, रुनिमा वापस चल, नेक्स्ट टाइम। मुझे नहीं पता नेक्स्ट टाइम क्या होता है। उस समय पूरी तरीके से मैं ब्लैंक थी, और मेरे सेफ्टी रोप, मेरी 2 सेफ्टी, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। मैंने छोटी को भी लगाया और अपने कैराबिनर को नेक्स्ट खोलकर उसके डेड बॉडी के आगे लगाया। उसकी बॉडी को लांघते हुए मैंने सिर्फ इतना बोला था, इन सब में से यहाँ पर जितने लोग हैं, इन सब में से यहाँ पर जितने लोग हैं, अगर सभी ने एवरेस्ट क्लाइंब किया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है, मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगी और जिंदा वापस जाऊंगी। आपका एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड तय कर देता है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना कि जब मैं निकली थी तो सिर्फ मेरा सपना था, मेरे देश का सपना हुआ। अब तो वो सारे जितने लोग थे उन सबका था। और इतना ही नहीं, मैं इतना डर गई थी उस समय कि भागने की कोशिश करना शुरू किया। माउंटेन में आप भाग नहीं पाते, अफसोस कि आप दौड़ नहीं सकते। मैंने भागने की कोशिश की, मेरा ऐसे जल्दी जल्दी चलने की कोशिश किया, और मेरा पैर कहते हैं जब जल्दी चलते गलतियां जरूर करते हैं, पैर स्लिप हुआ, जाके उसी डेड बॉडी पे रुक गया। मैं और डर गई थी, फिर भागना शुरू किया। हिलेरी स्टेप कैंप, आपने शायद पढ़ा होगा हिलेरी स्टेप के बारे में कभी। ऐसे पूरा रिच है, रॉक में जो रॉक होती है उसमें से दरार बन जाते हैं। क्रैम्पोन में जो मेरी कांटे बने रहते थे, उस दरारों में से फंस जाता था, और मैं पैर जब उठाती थी तो मेरा पूरा प्रोस्थेटिक निकलने लगता था। समझ ही नहीं आता करूं क्या। फिर मुझे बार बार उसको पकड़ के खींचना पड़ता था, टाइम वेस्ट होता था मेरा इतना ज़्यादा। मतलब मुश्किलें कैसे आती वो मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रही हूँ। तोड़ देने तक की आती है मुश्किलें आपके जीवन में। आपके जो लक्ष्य होता है उसको तोड़ देने की कोशिश पूरी तरीके से करेगी, लेकिन आप कितने धुरंधर हैं ये तय करना है बस। मैं पैर ऐसे खींचती थी। अब उस हिलेरी स्टेप के एक किनारे, मतलब एक नीचे देखेंगे तो कैंप 2 दिखेगा, दूसरी तरफ पूरा सिर्फ बादल बादल, ऐसे बादल सा दिखता है। मतलब चाइना, बिना पासपोर्ट वीजा की ज़रूरत भी नहीं लगेगी, सीधा नीचे। अगर एक गलती की आपने, मैं वहाँ हूँ। और फिर मुझे साउथ समिट भी बोलते हैं उसको। शेरपा ने एक बार फिर से मुझे कहा, रुनिमा वापस चल, जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना। मैंने फिर क्वेश्चन भरी नज़रों से उसको देखा, भाई क्यों। अब मेन समिट वहाँ से दिखना शुरू हो जाता है, छोटे छोटे लोग दिखते हैं, लोग अपना फ्लैग लगा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो मुझे बोल रहा वापस चल। कैसा लगता है? यही लगता है ना, सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा यही है, जो नहीं चाहता मैं एवरेस्ट समिट करूँ। मैंने कहा क्यों, जाऊँगी मैं। तो वो कह रहा, रुनिमा आसान नहीं है, अभी बहुत दूर है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा तेरा, मैंने पूछा क्यों। उसने, तेरा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, अगली बार ट्राई करना। ऑक्सीजन खत्म हो रहा कैसे? अब ये सब बातें हम कर तो जरूर रहे हैं, लेकिन एक ही जगह पे खड़े होकर मूव कर रहे हैं, पैरों को मूव कर रहे हैं। मेरा एक पैर ना होने के फायदे भी मुझे कभी कभी बहुत मिलते हैं। कभी कभी ऐसे कहते हैं, उसका सॉक्स भी मैं इसी में पहन लेती हूँ, मतलब ज़रूरत नहीं है ज़्यादा उसको केयर करने की। हाँ, लेकिन मैंने हमेशा उस पैर को अपना ओरिजिनल पैर समझा, स्लीपिंग बैग के अंदर सब मतलब अपना समझा है। और जब वहाँ पे समिट पे लोग दिख रहे हैं, बार बार मुझे मना कर रहा था, इरिटेट हो रही थी मैं भी। हाई प्रेशर हो, आपका काम का प्रेशर होता होगा, तो आप चाहे फैमिली में हो, फैमिली का प्रेशर होता होगा, तो आप चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं। क्या ये लीडरशिप है? वो बहुत बहुत इरिटेट मैं भी हो रही थी। वो बार बार जब मुझे कहता कि अरुणिमा नहीं 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 हो सकता,
फिर मैंने जब मैं इस जर्नी के लिए निकल रही तो मेरी माँ ने और बछेंद्री मैम ने मुझे बोला था कि रेणुमा, जब तुझे लगे कि शायद एवरेस्ट सबमिट नहीं होगा, तू जहाँ पर भी होना वहीं पर खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना कि एक एक कदम चल के तू यहाँ तक पहुँचे। क्या होता है, मैं कहना मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ और मुझे पता ही नहीं क्या था। मैंने इरिटेट परेशान मैं भी हो रही थी। मैंने लास्ट में शेरपा को जब मुझे लगा ये मानेगा नहीं, ठीक है तू जाना चाहता तो जा, नहीं जाना चाहता मत जा। मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊं। सिर्फ इतना बोलकर लोगों के फुटप्रिंट्स बने हुए थे कि तू नहीं आएगा मत आ। अब तो दिख रहा मुझे फुटप्रिंट्स, मैंने फॉलो करना शुरू किया। 20 कदम मैं ज़्यादा से ज़्यादा चली होंगी, मुझे पता था वो आएगा। और इतना ही नहीं, बोल रहा है, मेरे पीछे पीछे आना शुरू करा, बोल रहा अरे ये तो खुद मरेगी, मुझे भी मरवाएगी, इसको कुछ फ़र्क नहीं है। फ़र्क मुझे था और सुनाई भी मुझे सब कुछ दे रहा था, लेकिन दिखाई सिर्फ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और करीब 2 घंटे बाद मैं आपको बताऊं, मेरी ज़िंदगी का अनमोल पल, वो 6 से 7 मिनट मेरी ज़िंदगी के सबसे अलग पल हैं। 2 घंटे बाद हम दोनों लड़ते झगड़ते चिल्लाते किसी तरीके से टॉप पे थे और हाथ ऊपर करके मेरा इतना चिल्लाने का मन कर रहा था, कितनी ज़ोर से चिल्लाऊं, इतनी ज़ोर से चिल्लाऊं कि मैं बता दूं सबको कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। उन लोगों को बता दूं जो लोग अरुणिमा को पागल बोलती थे, जो कहते हैं ना जब जब जिस पर ये समाज हंसा है उसी ने इतिहास भी रचा है। ये आप इतिहास उठा करके देख सकते हैं। और मैं टॉप पे थी, अपना नेशनल फ्लैग, जब अपना ट्रियो कलर, जब आप किसी मतलब भारत में होते हैं तो शायद उतनी अच्छी फीलिंग्स नहीं आती है, लेकिन अभी आप यहाँ देखेंगे ना तो आपको ज़बरदस्त फीलिंग्स आएगी। आप कहीं ऐसी जगह पे हो तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। नॉर्थ साइड्स में कौन है आप सबको पता है, नॉर्थ साइड से लोग आते थे। एवरेस्ट के नॉर्थ में आप लोग, इतना तो आप लोग को पता ही होगा, वहाँ से आए और अपना अपना फ्लैग लगाते अपने स्टिक में। जब मतलब वो फीलिंग्स आती थी कि हमारा ट्रियो कलर सबसे ऊपर होना चाहिए, अपने स्टिक में मैं लगाती और सबसे ऊपर करने की कोशिश। अफसोस कि विंड इतनी तेज होती थी, इससे गिर जाता था। शेरपा बोला कि अभी लग गया तेरा तिरंगा, अभी वापस चल। और मैंने शेरपा से कहा प्लीज़, मैं शायद ये भी बताऊं आपको, अगर मैं बताऊंगी शायद सही रहेगा। शेरपा ने मुझसे कहा कि रणिमा चल वापस चल, तेरा ऑक्सीजन नहीं है, कभी भी ख़त्म हो सकता पूरी तरीके से। मैंने कहा प्लीज़ फ़ोटोज़ खींच ले। कह रहे 8,848 मीटर की हाइट पे तुझे फ़ोटो खींचने की सूझ रही है, तो प्लीज़ फ़ोटोज़ खींच ले। फ़ोटो तो उसने खींच ली, बात तो मेरी उसकी तब बिगड़ गई जब मैंने उसको वीडियो बनाने को बोला। इतने गुस्से में था और वहीं कैमरा पटकर बोला कि मैं जा रहा हूँ, तू मुझे अच्छा। मैंने डेक्कन हेराल्ड और सारी न्यूज़पेपर ने कवर किया था उस समय जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ओह मुझे पता है, तू, मैंने पेपर में पढ़ा था तू मरने के लिए गई थी, अच्छा यहाँ तेरा प्लानिंग है। लिटरली मैं भी समझा नहीं पा रही थी उसके। मैंने हाथ पकड़ा और खींचा, बोला बना वीडियो, ज़बरदस्ती बना वीडियो उसने। और उस वीडियो में आधा ही वीडियो है ये। उस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना बोला था कि आज ऐसी हालात होने के बाद भी अगर मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे आ सकती तो आप क्यों नहीं। ज़रूरत सिर्फ सोच, गोल और फोकस, इतना फोकस। कहता ना सोच, गोल और फोकस, इतना फोकस कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पैदा होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये ऊपर वाले की क्वालिटी है कि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी डालता है। जिस दिन आप अपने अंदर की उस क्वालिटी को पहचान कर इस भीड़ से एक कदम आगे उठाकर बढ़ा देंगे, लोग आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बना देंगे। अलग से करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। 2011 11 अप्रैल को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। 21 मई 2013 दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक पर मैं थी। कैसे? सिर्फ 2 साल में। कैसे? एम्स के डॉक्टरों का कहना था कि प्रोस्थेटिक लेग पे चलने और सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं। 2 साल में टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कैसे? क्योंकि ये जो मेरा जो ये गोल था, जो मेरा ये मिशन था, मैंने अपने पैरों से क्लेम ही नहीं किया था। जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन बना के किया था। जिस दिन आप अपने दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन बना के करते, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आज बछेंद्री मैम, जितने मेरे इंस्ट्रक्टर, इन सब का सहयोग था। शायद मैं अकेले कभी कर ही नहीं पाती। मेरे फैमिली का सबका सहयोग था, जिसकी वजह से मैं कर पाई हूँ। खैर, अभी एवरेस्ट तो समिट हो गया था, नीचे भागना था मुझे। अब होता क्या है कि आपका ये जिगजैग, जो आपका मार्केट का जिगजैग हो, माउंटेन में भी जिगजैग ही चलना होता है। जब हम यहाँ होते हैं
तो हम परेशान होते हैं, अरे यार मैं तो डाउन पे हूँ। जब आप यहाँ होते हो तो आप खुश होते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ रहकर काम नहीं किया, मैं ये नहीं कहती कि आप रिफ्रेश मत करिए, बिल्कुल रिफ्रेश करिए, लेकिन फिर भी आपकी निगाहें हमेशा आपके टॉप पर होती हैं। आपके क्यों? क्योंकि आपका कंपटीटर, जितनी देर आप आराम कर रहे होते हैं उतनी देर आपका कंपटीटर उतना ही काम कर रहा होता है कि पलक झपकते ही वो फर्स्ट पे होता है, हम सेकंड पायदान पे होते हैं। मैं सच बता रही हूँ, एवरेस्ट में जैसे जैसे होता क्या, सबमिट तो हम कर लेते हैं और पूरे जोश में करते हैं। उतरते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि जितनी ताकत हमें समिट में लगी है उससे भी ज़्यादा, तब क्योंकि बॉडी में कुछ बचता ही नहीं उस समय, तो पूरा एनर्जेटिक और खाए पिए अच्छे से रहते हैं। आते वक्त कुछ बचता नहीं है, आपके पास कुछ खाने को होता नहीं है, पानी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, और आते वक्त बॉडी बिल्कुल लूज हो चुकी होती है, कुछ भी नहीं रहता। आपको संभाल संभाल के चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक एक पैर संभाल संभाल के, फुट एक एक स्टेप लेना पड़ता है। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मौतें एवरेस्ट पे नीचे आते वक्त होती हैं, क्योंकि हम सबमिट करने के बाद भूल जाते हैं, अब तो हो गया, ऐसा हम भूल जाते हैं। हमारा ऑक्सीजन चलता रहता है, टाइम निकलता रहता है, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान एवरेस्ट पर रखना पड़ता। खैर मैं जब जैसे ही चलना शुरू किया, थोड़ी देर मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से ख़त्म, और वो तड़प भी मैंने महसूस की है कि एक इंसान बिना ऑक्सीजन के कैसे तड़पता है। ऐसे में नीचे गिर गई, और वाइट चादर यानी कि वाइट स्नो बहुत सारी थे, और मुंह दबा के मैं सांस लेने की कोशिश कर रही हूँ कि वो जो तड़प है वो ख़त्म हो जाए। इतना ही नहीं, मैं शेरपा जो था मेरा, मैं उसका ऑक्सीजन छीनने की कोशिश कर रही कि तू दे दे, लेकिन कैसे, वो मर जाता। लास्ट मोमेंट तक कोई आपका सहयोग कर सकता है, अगर आप ही छोड़ देंगे फिर वो कैसे होगा। शेरपा मुझे बोलता, अरुणिमा चल, कैंप 4 के आसपास होंगे तो शायद रेस्क्यू भी हो सकता है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। बार बार मुझे समझा रहा था। मैंने लास्ट में तो ये भी बोल दिया कि तू जा, मैं नहीं चल पाऊंगी। और मेरा ऑक्सीजन जब पूरी तरह मैं नीचे गिर गई तो बॉडी को मैं पुल करके ले, ऐसे दोनों हाथों से पुल करके ले जाने की कोशिश करती, लेकिन फ्रॉस्टबाइट हो जाता है, सब नहीं चल पा रही थी मैं। मैंने उसको बोला, वो बोल रहा है मुझे, अरुणिमा मुझे यकीन नहीं था तू एवरेस्ट सबमिट कर पाएगी। एवरेस्ट सबमिट ही नहीं कर, लेकिन फिर भी तूने एवरेस्ट सबमिट किया। रहेंगे अगर वापस कैंप 4 दोनों साथ पहुंचेंगे, नहीं तो दोनों के दोनों यहीं मरेंगे, तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। ऐसी चीज़ें भी ना, कहते हैं एकदम स्टिक की तरह काम करते, जादू वाली स्टिक की तरह काम करता है। और जब शेरपा ने ये कहा, मैं फिर ट्राई कर रही थी उठने की। उसी समय 10:55 में मैंने सुबह के एवरेस्ट सबमिट किया था। अगर वहाँ की मैं शायद अच्छे से अगर मैं बता पाऊँ तो नीचे से सन आ रहा था, ऊपर मून है और बीच में एवरेस्ट, और वो सतरंगी कलर बहुत सारे, वो रैम्बो कलर होते हैं ना, वो रैम्बो कलर ऐसे दिख रहे थे बहुत सारे, इतना सुंदर दिख रहा था। उसी बीच में नीचे से एक ब्रिटिश क्लाइंबर ऊपर की तरफ आ रहा था। वेदर खराब हो जाता, जब भी जैसे जैसे दोपहर शुरू होता है माउंटेन में वेदर खराब हो जाता है, वो टाइम ओवर हो चुका होता है। उस समय कोई समिट के लिए नहीं जाता, उसको अगर कोई गया भी तो उसको सुसाइड अटैम्प्ट बोलते हैं। ब्रिटिशर ने एक ऑक्सीजन लगाया, दूसरा हर किसी के पास 2 ऑक्सीजन होता है, एक जाने का एक वापस आने, मैंने दोनों लगा दिए थे जाते वक्त ही, क्योंकि मैं स्लो चल रही थी। उसने एक को ड्रॉप किया, दूसरा लगाया और नीचे जाने लगा, क्योंकि फॉगी पूरा क्लाउडी दिखाई नहीं दे रहा मेन पीक। उसने एक को जब वहीं पे छोड़ दिया, मेरा शेरपा वॉकिंग डिस्टेंस पे गया है और हाथों से वेट किया और वापस ले आया, मुझे लगाया और मुझे खड़ा किया और बोला, अरुणिमा तुझे जिंदा पहुंचना है। फिर भी बार बार वो मुझे बोल रहा है कि अरुणिमा तू बहुत लकी है, भगवान भी चाहता है कि तू जिंदा रहे। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों बोल रहा था, लेकिन जब वो बार बार बोल रहा था कि तू बहुत लकी है और बहुत मतलब तेरा भाग्य है, ऐसा चीज़ें कुछ कुछ बोले जा रहे, लेकिन आज यहाँ पर बैठे मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन अगर बात करें मेरी, न मैं लक न भाग्य न किस्मत में तीनों पे भरोसा नहीं करती। वो जब बार बार ये बातें बोले जा रहा था तो पहले तो मुझे डर भी लग रहा था कि मैं उसको कैसे कहूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कहते ऑक्सीजन गया तो दिमाग चलना शुरू। मेरे तो मन में आ रहा था मैं कह दूँ कि तू क्या बोल रहा है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। और क्योंकि मेरा मानना ऐसा होता है कि लक भाग्य किस्मत ये आपके ऊपर है। कहते लक भाग्य किस्मत ये उसी का जो मानता है ये उसके लिए है।
और मैं मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना लक भाग किस्मत ये उसी के लिए कि आदमी छोड़ देता उन चीज़ों को। और अगर आप भाग्य के भरोसे रखें, क्योंकि मेरे भाग्य ने तो ये लिखा था पैर कटेगा तब एवरेस्ट करेगी, अगर ऐसा है तो मैं, और ये भी लिखा था कि जब तक मेहनत नहीं करेगी तब तक मिलेगा नहीं। हमको तू ये भाग्य के भरोसे बैठ, मेरे मेरे बस का नहीं है। मैंने शेरपा से ये चीज़ें कही और फाइनली मैं फिर ऑक्सीजन जो भी था, लक भाग्य किस्मत जो भी था, मुझे ऑक्सीजन मिला है और मैं नीचे भागना शुरू किया है मैंने। अभी मेरा इको एक्सपीडिशन था, ह्यूमन वेस्टेज भी होता था, वो भी पाउच में करिए और वापस बैकपैक में लेकर के वापस आना होता था। और काउंटिंग होती है कि एक एक पाउच काउंटिंग होती थी। और जब मैं भागना शुरू किया तो ऐसे वाइट चादर पे पैचेस दिखते हैं रेड रेड, वॉमिटिंग होती है लोगों की ब्लड की। मेरे सामने एक ऐसे पानी का बोतल लेकर बैठे, पता नहीं वो उन्हें पानी पी पाए थे कि नहीं, मुझे नहीं पता। यहाँ सब बर्फ जम गया था। मेरा काम था उनको सिर्फ जगाना। और जो भी लोग फ्लैग और भी जो लोग थे फ्लैग वगैरह सब लेकर के आ रहे थे, जो गार्बेज थे वो सब लेकर के आ रहे थे। मेरा बस थोड़ा थोड़ी चीज़ें मैं लेकर जब चलने की कोशिश करी, उसी में जब उनको ऐसे जगाया है, यहाँ कंधे पे से मैंने ऐसे टच किया तो लुढ़कते हुए चले गए थे वो। मतलब लक भाग्य किस्मत जो भी था, मुझे ऑक्सीजन मिला था। मैं बार बार अगर रुकती, मेरा प्रोस्थेटिक लेग ऐसे निकल गया, -60 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और मेरा प्रोस्थेटिक, मैं अभी यही सोच रही हूँ कि एवरेस्ट समिट किया, एवरेस्ट समिट किया, अपनी 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 खुशी में हूँ मैं, और अचानक मेरा प्रोस्थेटिक लेग निकल गया था। लक भाग्य किस्मत मुझे ऑक्सीजन मिला, पैर मतलब आंखों से आंसू आना शुरू हो गया था। शेरपा मुझसे आगे है करीब 20 मीटर की दूरी पे, शायद उससे ज़्यादा, मुझे सिर्फ इशारे करता कि रुनिमा आ। मैं कैसे चलती, पैर उठाऊं तो मेरा पैर गिर जाएगा, ना उठाऊं तो चलूं कैसे। लक भाग्य किस्मत ऑक्सीजन मिला, कितना चलेगा वो नहीं पता है, कब खत्म हो जाए वो नहीं पता है। जब मुझे लगा आंसू आते या ऐसे मास्क आते आते यहाँ तक जम जाता था। मैं पता नहीं एग्जाम्पल सही है गलत है मुझे नहीं पता। मुंह में जब मुझे सलाइबा आता था, मैं नीचे स्प्लिट करती तो यहीं पे जम जाता, कुट से आवाज़ आती थी, मतलब यहीं पे जम जाता, माइनस टेम्परेचर की वजह से। इतना ही नहीं, ये नाखून और मांस मेरे फट जाते थे, ये क्रैक, स्किन क्रैक हो जाती थी। और वो मुझे बुला रहा कि आ, सारे करके माउंटेन में बात कम करते हैं, सारों से ज़्यादा बात करते हैं। जब मुझे लगा रोने धोने से कुछ नहीं होगा, मैंने आंसू को पोंछा और चिल्ला के बोला, एक तो क्या है मेरा पैर काट लिया, फिर दिमाग में माउंटेन, आज एवरेस्ट सबमिट कर ले तो आप क्या चाहते हैं, मैं जिंदा वापस ना जाऊं? ठीक है, आपके पास जितनी ताकत है लगा लो, जितनी ताकत मेरे पास है मैं भी लगाऊंगी, लेकिन जिंदा वापस जाऊंगी। और ये मेरे हाथ मुड़ नहीं रहे थे, मैंने ऐसे मोड़ दिया था, रोप को पकड़ा, इस हाथ से अपने प्रोस्थेटिक लेग को और घसीटते हुए चला, ऐसे घसीट के मैं जस्ट, तो कहते ना कुछ पल ऐसे आते हैं आपको जो सेकंडों या कुछ समय के लिए आते हैं, आपको तोड़ देने वाले, खत्म कर देने के लिए पूरी तरीके से। और अगर आप उस समय में लड़ गए फिर सब आपके, सिर्फ आप, सब कुछ आपका है। मैं पैर को पकड़ के घसीटते हुए आगे बढ़ी हूँ। जो रॉकी एरिया था, जहाँ विंड कम थी, स्नो कम था, मैंने पैर को खोला है, फिर से पहनी हुई, फिर भागना शुरू किया है। और एक एक जगह पे करीब 2-2 हज़ार की दरारें होती थी, अगर आप एक गलती किए तो सीधा नीचे। सब कुछ लिमिटेड होता, आपको पूरी फैसिलिटीज़ होती है आपको, आपका काम करने के लिए। यहाँ पे वहाँ लिमिटेड चीज़ों में आपको करना होता है। मैं जब वो मेरा जो टॉर्च था उसकी बैटरी ख़त्म, अंधेरा हो चुका था कि मैं वापस कैंप 4 कैसे पहुँचूँगी। और शेरपा आगे है, कहते हैं ना पूरी कायनात, वो एक शाहरुख खान का डायलॉग भी है, हकीकत है सारी चीज़ें आपके साथ, सब कुछ आपको सपोर्ट करता है अगर आप सही हैं तो। थोड़ी देर बाद मून लाइट आई, वाइट चादर पर रिफ्लेक्ट होकर चमक रही थी, और उस मून लाइट में वापस मैं कैंप 4 पहुंची हूँ। और जब कैंप 4 पहुंची, मेरे ग्रुप के मेन लीडर थे, वो सबमिट करके आ चुके थे। उन्होंने ट्रेन का जिप खोलते ही, उन्हें, शायद कोई भी लीडर, अच्छा लीडर यही करेगा, कोई बधाई नहीं, कोई कांग्रेट्स नहीं, सबसे पहला सवाल उनका यही था कि रुनिमा इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत थी। मैंने एक लाइन में बोला था, जिसने आज तक अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लिया, सबसे बड़ा रिस्क तो यही है। रिस्क ना लेना अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क होता है। गिरने को तो कहते हैं ना कि आपकी घर की सीढ़ियाँ और आपकी ऑफिस की सीढ़ियाँ इतनी अच्छी होती, गिरे और सही जगह लगी तो ख़त्म।
तो फिर क्यों ना रिस्क ले। खैर जो भी था, वो मैं एवरेस्ट सबमिट किया था। जब मैं अपने देश वापस आई, लोग क्रॉल करके आते थे। ईमानदारी से मैं बताऊँ, एवरेस्ट सिर्फ मैंने अपने लिए किया था। मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो लूज हो चुका था, मैंने उसके लिए एवरेस्ट सबमिट किया था। मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें होने वाली है। इंडिया के IIT IIM में मैं पढ़ी नहीं, लेकिन कंटिन्यू मुझे लगातार बुलाते हैं। जब देश वापस आई, लोग इंस्पायर हो रहे थे। एवरेस्ट तो मैंने मुझे खुद ज़रूरत थी उसकी, इवन अभी भी। तब मैंने तय किया वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट, क्योंकि फिर मैं वही स्टार्टिंग में, फिर मैं अभी यहाँ बता रही हूँ आपको कि कहते हैं एक चैलेंज के जो मज़ा ही नहीं आता फिर जीने में, एक के बाद एक। फिर मैंने वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट, 7 हाईएस्ट पीक जो सबमिट कर चुकी हूँ। मैं सारे जो वर्ल्ड के 7 महाद्वीप हैं मैं सब सबमिट कर चुकी हूँ। लेकिन नेक्स्ट अभी मैंने 2.5 साल के लिए मैंने पॉज किया था। फैमिली भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, और मैंने साउथ पोल के लिए लिया है। आज इस हॉल में जितने लोग बैठे, प्लीज़ मेरे लिए ज़रूर, जैसे मैंने हर कॉन्टिनेंट्स पे अपना नेशनल फ्लैग लगाया, उसी तरीके से मैं साउथ पोल पे भी जाकर अपना नेशनल फ्लैग लगा। आप सभी प्लीज़ गुड विशेस करिएगा। और साउथ पोल के लिए मेरा नेक्स्ट, उसके बाद नॉर्थ पोल, और फिर नेक्स्ट होगा। अच्छा आप ये बताइए, जब मैं साउथ पोल कर लूँ तो क्या हम, हो सकता कभी रहा मौका तो हम फिर दोबारा मिलेंगे। आज यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, आप क्या अपने नेक्स्ट शिखर के लिए आप सब तैयार हैं? यस या नो? नए वर्ड, आर यू रेडी फॉर योर मिशन? मजा नहीं आ रहा है। आर यू रेडी फॉर योर नो? यस या नो? यस या नो? मेरा 4 लाइन की एक फेवरेट पंक्ति है जो मैंने अभी आपने सुना भी है, और मैं यहाँ भी आपको बताऊंगी क्योंकि वो मुझे भी इंस्पायर करता है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी, ये आप सबके लिए है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स प्लीज। हाय सर, थैंक यू, हाय सर, प्लीज। थैंक यू मैम। एंड आई थिंक ये जो हमने आज सुना है ना, आई थिंक इट हैज डबल्ड माय आवर प्लेज टू अचीव आवर नेक्स्ट माइलस्टोन। मतलब अब हमें ये इतना मुश्किल नहीं लग रहा जो मैडम ने जो जर्नी करी है। एंड यू नो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज एन इंडियन वी आर प्राउड के यू नो हमारे साथ में नारियों, मतलब इतनी दृढ़ शक्ति जो इनमें है। आई थिंक विद अमाउंट द टीम दैट वी हैव हियर, आई थिंक if we take even 1% of inspiration from her, I think वही जो इनकी शायरी है कि अभी ये जो पूरा आसमान बाकी है, 1 billion is not a पूरा आसमान for us. So I think let's have a round of applause for madam. Thank you madam for inspiring the entire team here. Thank you very much. Thank you. Namaste. You know, in August 2024, I have been following Arunama ji from the time she got Padma Shri, 2015 से. So in August 2024, in a session of Vertiv, actually, मैं power within इस topic के बारे में बात किया था, and actually talked about Arunama ji. And it is such a big fortune for me to see her in person here. Thanks to Subhashish and Deepthi for actually bringing her live here. Thank you, Arunama ji. Just 2 things. First thing, Paulo Coelho, and a big writer, has said,
if you want to do something and the desire is deep, the whole world will conspire to make you a success. That is exactly what Arunima ji said. And since I am a big lover of Sanskrit and she spoke in Hindi, my Hindi is not good. There is this famous Sanskrit shloka, and that is what she said. Adhishtanam tadha karta, karanam cha prithak vidam, vividhascha cheshtaha, devam cha atra panchamam. If you want to do anything in this world, there are 5 things required. First one, karta, the doer. Adhishtanam is the substrate or the medium. For us, it's vertive, okay? And this big goal that we have. The third one is the instruments and the tools and the skill sets that we have. The fourth one is the cheshtaha. Cheshtas in Sanskrit means the processes, okay? So we need to do things ethically. We need to do things correctly. We've got a lot of processes and we have all of that. But then for the result, Devam Chatra Panchamam. There is that big X factor, okay? There's a big God factor above all of us. If all of that combines to this, that's a big cocktail for success. Thank you, Arunima ji. Dhanyavad. Thank you, Can I take ma'am. a photograph?